नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट के मरोल इलाके में स्थित कनकियां रेन फॉरेस्ट बिल्डिंग में एयर इंडिया की पायलट सृष्टि तुल्ली किराए के फ्लैट में रहती थी। 24 नवंबर 2024 की रात शुरुआती घंटों तक सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था। उस दिन सृष्टि ने चेन्नई से मुंबई की फ्लाइट पूरी की थी और रात करीब 12:30 पर अपनी मां से वीडियो कॉल पर बातचीत की। कॉल के दौरान सृष्टि बेहद खुश नजर आ रही थी और उन्होंने अपनी मां से दिन भर के अनुभव साझा किए। सृष्टि ने बताया कि फ्लाइट का अनुभव बेहतरीन रहा और वह अगले दिन की फ्लाइट के लिए काफी उत्साहित थी। साथ ही उन्होंने अपने पिता के बर्थडे की तैयारियों का भी जिक्र किया, जो 3 दिन बाद 27 नवंबर को था। सृष्टि ने कहा कि वह अपने पिता के बर्थडे पर कुछ खास करना चाहती हैं। उनकी प्रोफेशनल जिंदगी भी सही दिशा में जा रही थी। हाल ही में 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के सफल संचालन और प्रमोशन ने उन्हें बेहद गर्व महसूस कराया। उनकी मां भी इस बातचीत से यह समझ रही थी कि सृष्टि अपनी जिंदगी और करियर में बेहद खुश और संतुष्ट हैं। लेकिन इस खुशहाल बातचीत के 4 घंटे बाद सब कुछ बदल गया। सृष्टि की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। अगली सुबह उनकी बॉडी उनके फ्लैट में डाटा केबल से लटकी हुई पाई गई। यह घटना हर किसी के लिए एक बड़ा झटका थी। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल्स जैसे कुछ सबूत इस केस को रहस्यमय और झकझोर देने वाले मोड़ पर ले जा सकते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होती है, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। गोरखपुर की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल करने वाली सृष्टि को उनकी इस अचीवमेंट के लिए यूथ आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सृष्टि का परिवार आर्मी बैकग्राउंड से था और उनके दादा ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए अपनी जान निछावर की थी। मात्र 25 साल की उम्र में सृष्टि ने पायलट बनने का सपना पूरा कर लिया था और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाने लगी थी। सृष्टि एक जॉइंट फैमिली में पली बढ़ी परिवार में उनके माता पिता, एक भाई, उनके चाचा चाची और कजन्स सभी एक साथ रहते थे। हालांकि अपने करियर के चलते सृष्टि 1 साल पहले मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वहां वह अंधेरी ईस्ट के मरोल इलाके में स्थित कनकिया रेन फॉरेस्ट बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहने लगी थी। सृष्टि के पड़ोस में और उसी बिल्डिंग में एयर इंडिया के अन्य पायलट भी रहते थे, जिनमें से कुछ उनके करीबी दोस्त भी थे। उनका सोशल सर्कल उन्हीं साथियों के इर्द गिर्द था, जो उनके काम की प्रकृति और शेड्यूल के चलते सृष्टि के जीवन का अहम हिस्सा बन गए थे। सृष्टि तुल्ली की फैमिली का कहना है कि वह बचपन से ही बहादुर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह अपने दादा की तरह भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उनकी दादी ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद सृष्टि ने एक और रास्ता चुना और कमर्शियल पायलट बनने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली के द्वारका में अपनी ट्रेनिंग पूरी की और कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया। ट्रेनिंग के दौरान सृष्टि की कई दोस्तियां हुई, जिनमें से एक था आदित्य। पंडित आदित्य उसी समय पायलट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। हालांकि जब एग्जाम्स हुए तो सृष्टि ने सफलता हासिल कर ली, लेकिन आदित्य पास नहीं हो पाया। सृष्टि ने को पायलट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और अपनी मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन के चलते जल्द ही प्रमोशन हासिल कर लिया। उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें इंटरनेशनल फ्लाइट्स की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। दूसरी ओर आदित्य के लगातार प्रयासों के बावजूद वह पायलट की परीक्षा पास नहीं कर सका। आखिरकार उसने पुरानी कारों की खरीद बिक्री का बिजनेस शुरू किया। इसी बीच सृष्टि और आदित्य की दोस्ती ने धीरे धीरे एक रिश्ते का रूप ले लिया। आदित्य, जो फरीदाबाद का रहने वाला था, सृष्टि से मिलने अक्सर मुंबई आता रहता था। वह कई बार सृष्टि के फ्लैट में कुछ दिनों के लिए रुक भी जाया करता था। 24 नवंबर रविवार की रात सृष्टि के साथ आदित्य भी मौजूद था। जब सृष्टि ने अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उस दौरान आदित्य फ्लैट में ही था। बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों को एक साथ फ्लैट की ओर जाते हुए देखा गया। उस समय सृष्टि काफी खुश नजर आ रही थी। इसके बाद दोनों ने साथ में रात का खाना खाया। आदित्य के अनुसार डिनर के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आदित्य ने झगड़े के बाद रात करीब 12 बजे फ्लैट से निकलकर बिल्डिंग छोड़ दी। सीसीटीवी फुटेज में उसे बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा गया। आदित्य के जाने के बाद सृष्टि ने उसे रोकने के लिए बार बार फोन किया। उनके बीच उस रात करीब 11 कॉल्स एक्सचेंज हुई, जिनमें वीडियो कॉल्स भी शामिल थी।
आदित्य का कहना है कि कॉल्स के दौरान सृष्टि ने उसे धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं आया तो वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। आदित्य ने बताया कि जब उसने यह सुना, वह लगभग 25 किलोमीटर दूर जा चुका था। इस पर उसने तुरंत अपनी कार वापस मोड़ ली, लेकिन सृष्टि के पास पहुंचते पहुंचते उसे सुबह के करीब 4 बज गए। जब आदित्य सुबह के 4 बजे सृष्टि के फ्लैट पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। आदित्य ने पहले दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। स्थिति को गंभीर मानते हुए वह सृष्टि और उसका एक कॉमन फ्रेंड उर्वी, जो फ्लैट से करीब 3 किलोमीटर दूर रहती थी, उसको लेने चला गया। इसके बाद दोनों एक लॉक स्मिथ वाले को लेकर वापस फ्लैट पर पहुंचे। आदित्य ने बताया कि उसने लगभग 1 घंटे तक सृष्टि के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी वजह से उसने लॉक स्मिथ वाले की मदद से दरवाजा तोड़वाने का फैसला किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। आदित्य का कहना था कि जब कोई लंबे समय तक दरवाजा नहीं खोलता तो यह स्वाभाविक है कि सबसे पहले मन में चिंता होती है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। ऐसी स्थिति में हर एक सेकंड कीमती होता है और दरवाजे को बार बार खटखटाने की आवाज तेज होती जाती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई अंदर से सुनकर जाग जाए। लेकिन इस स्थिति में आदित्य का तुरंत लॉक स्मिथ वाले को बुलाने का निर्णय असामान्य लग सकता है। आमतौर पर ऐसे हालात में आसपास के पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया जाता है या अधिक शोर मचाकर ध्यान आकर्षित किया जाता है। आदित्य के पास पहले से पूरी स्थिति की जानकारी थी, इसीलिए उसका यह कदम सवालों के घेरे में आ गया। किसी की जान बचाने की तुलना में दरवाजा कहीं कम मायने रखता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाता है और मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि 3 किलोमीटर दूर रहने वाली किसी कॉमन फ्रेंड को बुलाए। आदित्य ने उर्वी को बुलाने और फिर लॉक स्मिथ वाले को लाने में जो समय लिया, वह इस स्थिति को और अधिक जटिल बना देता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सृष्टि ने जो कुछ किया वह अपने बेडरूम में नहीं, बल्कि लिविंग रूम में किया। यह एक ऐसी जगह है जो फ्लैट का दरवाजा खुलते ही दिख जाती है। लॉक स्मिथ वाले ने बताया कि उसने दरवाजा खोलने के बाद अपने टूल्स बैग में डाले अपना पैसा लिया और वहां से चला गया। लॉक स्मिथ वाले ने यह भी कहा कि उसके वहां से जाने के बाद उसे कोई शोर या हड़बड़ी सुनाई नहीं दी, जो इस स्थिति को और रहस्यमय बनाता है। सृष्टि के फ्लैट की 3 चाबियां थीं, जिनमें से एक अब भी गायब है। आदित्य ने सृष्टि की फैमिली को बताया कि उसने लॉक स्मिथ वाले के जाने के बाद दरवाजा खोला और सृष्टि की बॉडी लिविंग रूम में डांटा केबल से लटकी हुई मिली। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। क्यों आदित्य ने तुरंत दरवाजा तोड़ने की कोशिश नहीं की? लॉक स्मिथ वाले के सामने ही दरवाजा खोलने की बजाय इंतजार क्यों किया? गायब चाबी कहां है? इन सभी पहलुओं ने इस घटना को और अधिक संदिग्ध बना दिया है। इस घटना में आदित्य की कुछ हरकतें संदिग्ध और असामान्य लगती हैं, जो कई सवाल खड़े करती हैं। यदि आदित्य निर्दोष भी थे, तब भी उनकी प्रतिक्रियाएं और फैसले समझ से परे थे। सबसे पहले दरवाजा खोलने में घंटों लगाना और बार बार खटखटाने के बावजूद देर से लॉक स्मिथ वाले को बुलाना, यह एक अजीब व्यवहार है। यह सब उस समय हो रहा था जब अंदर की स्थिति गंभीर हो सकती थी। आदित्य अकेले नहीं थे, उनके साथ उर्वी भी मौजूद थी। इसके अलावा जब दरवाजा खोला गया और सृष्टि को लटके हुए देखा गया, तो आदित्य ने स्थिति की कोई फोटो नहीं ली। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी गंभीर घटना के सबूत के लिए कोई कम से कम एक तस्वीर लेने के बारे में सोचता, फिर सृष्टि को नीचे उतारने के लिए डांटा। केबल का उपयोग करना भी काफी असामान्य था। यह निर्णय अजीब और अप्रत्याशित था। परेशानी और घबराहट में लोग कई बार अजीब फैसले लेते हैं, लेकिन डाटा केबल का इस्तेमाल करना समझ से परे है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आदित्य और उर्वी ने बिना किसी सबूत या तस्वीर लिए सृष्टि की बॉडी को खुद ही नीचे उतार दिया। उन्होंने डाटा केबल को काटने के लिए एक आर्ट एंड क्राफ्ट वाली कैंची का इस्तेमाल किया और तुरंत सृष्टि को पास के 7 हिल्स हॉस्पिटल ले जाया गया। यह पूरी घटना कई सवाल खड़े करती है, खासकर आदित्य और उर्वी की हरकतों को लेकर। यह सब सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था कि शुरुआत से ही इस मामले में अधिक लोगों को शामिल करने से बचने की कोशिश की जा रही थी। सृष्टि के पड़ोस वाले फ्लैट्स में उसके कुछ दोस्त भी रहते थे, लेकिन आदित्य ने उनसे मदद लेना जरूरी नहीं समझा। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सृष्टि को मृत घोषित कर दिया।
वहीं से उर्वी ने सृष्टि की कजिन राशि को फोन कर यह सूचना दी कि सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं रही और उसने खुद के साथ ऐसा कुछ कर लिया है। यह खबर सुनाने की जिम्मेदारी अब राशि पर आ गई। सृष्टि ने महज 4 घंटे पहले ही अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी और अब उनकी बेटी की मौत की खबर उन्हें दी जानी थी। राशि ने अपने पिता, जो सृष्टि के अंकल थे, को यह दुखद सूचना दी। जब सृष्टि के अंकल को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उर्वी का नंबर लेकर उससे बात करने की कोशिश की। उर्वी ने कॉल पर कुछ देर तक कुछ नहीं कहा और फोन आदित्य को दे दिया। सृष्टि के अंकल ने आदित्य से पूछा, कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? आदित्य ने जवाब दिया, अंकल, मैं सृष्टि का दोस्त बोल रहा हूं। हमने उसे लगभग 100 बार कॉल किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो हम उसके फ्लैट पर गए। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। आदित्य ने बताया कि दरवाजा खोलने के लिए उन्होंने लोक स्मिथ वाले को बुलाया और जब दरवाजा खुला तो उन्होंने सृष्टि को उस हालत में देखा। लेकिन जब सृष्टि के अंकल ने पूछा कि क्या उन्होंने सृष्टि की नब्ज चेक की तो कोई जवाब नहीं दिया गया और फोन काट दिया गया। बाद में जब डॉक्टरों ने सृष्टि के आधार कार्ड के लिए उसके अंकल को फोन किया तो अंकल ने पूछा कि क्या पुलिस को सूचित किया गया है? जवाब था, नहीं। तब अंकल ने उन्हें पहले पुलिस को जानकारी देने के लिए कहा। इसके बाद ही सुबह 7:30 पर जाकर पुलिस को सूचित किया गया। दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट लगभग 2 घंटे की होती है। सृष्टि के भाई बहन तुरंत मुंबई पहुंचे। वहां राशि ने आदित्य से सृष्टि का फोन और पासवर्ड मांगा, लेकिन आदित्य ने कहा कि उसे पासवर्ड पता नहीं है। हालांकि जब आदित्य पुलिस की हिरासत में था तो उसने सभी पासवर्ड पुलिस को दे दिए। यह सवाल खड़ा करता है कि उसने पहले पासवर्ड क्यों छिपाया। जब सृष्टि के अंकल मुंबई पहुंचे और फ्लैट का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि फ्लैट के दरवाजे से लेकर बिल्डिंग के नीचे तक जाने वाला रास्ता फायर एग्जिट था, जो पूरी तरह से एक ब्लाइंड स्पॉट था जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सृष्टि के दोस्तों ने अंकल को यह भी बताया कि सृष्टि और आदित्य के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और आदित्य कई बार सृष्टि को ब्लॉक कर देता था। इन सभी घटनाओं और व्यवहारों से मामला और संदिग्ध बनता है। एक बार आदित्य ने सृष्टि को बीच सड़क पर उतार दिया था और उसे वहीं छोड़कर चला गया था। दूसरी बार नॉनवेज खाने को लेकर उसने सृष्टि को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। यहां तक कि जब सृष्टि आदित्य के एक फैमिली फंक्शन में नहीं जा पाई तो उसने उसे 10 दिनों तक ब्लॉक कर दिया था। यह घटनाएं आदित्य के व्यवहार और उसके रिश्ते के संदिग्ध पहलुओं को उजागर करती हैं। सृष्टि के दोस्तों ने यह भी बताया कि आदित्य अक्सर उससे पैसों की मदद लिया करता था। इस जानकारी के बाद सृष्टि के अंकल ने उसका पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट मंगवाया। स्टेटमेंट से पता चला कि सृष्टि ने 2 ट्रांजैक्शन किए थे, एक 15,000 रुपए का और दूसरा 50,000 रुपए का। यह पैसे सृष्टि ने आदित्य की बहन और उसके बहनोई के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, लेकिन आदित्य के खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। आदित्य की फैमिली का दावा है कि उसने सृष्टि को 15 लाख रुपए की कार गिफ्ट की थी और इसके अलावा सृष्टि ने उससे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। उनके अनुसार यह 15,000 रुपए और 50,000 रुपए की रकम सृष्टि की ओर से उस उधार की वापसी थी। लेकिन सवाल उठता है, अगर सृष्टि ने आदित्य से 2 लाख रुपए उधार लिए थे तो उसने वह रकम वापस करने के लिए सीधे आदित्य को ट्रांजैक्शन करने के बजाय उसकी बहन और बहनोई के अकाउंट में पैसे क्यों भेजे? दूसरा सवाल यह भी है कि सृष्टि को आखिर आदित्य से 2 लाख रुपए उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ी थी? यह सारे सवाल इस मामले को और अधिक जटिल और संदिग्ध बनाते। सृष्टि एक होनहार पायलट थी जिसकी सैलरी उसके द्वारा उड़ाई जाने वाली फ्लाइट्स पर निर्भर करती थी। उसने अपने करियर में तेजी से तरक्की की थी और नेशनल तथा इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी संभाल रही थी। उसकी सैलरी इतनी अच्छी थी कि उसे कभी किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सृष्टि एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी और अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी करवा रही थी। हालांकि अब सृष्टि इस दुनिया में नहीं है। उसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियां परिवार ने घर की उस खास जगह पर रखी हैं जहां वह कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही थी। जल्द ही उन्हें हरिद्वार ले जाकर अंतिम रिवाज पूरे किए जाएंगे। परिवार को उम्मीद है कि सृष्टि को न्याय जरूर मिलेगा। परिवार यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि सृष्टि ने खुद कोई ऐसा कदम उठाया होगा। उसका करियर ऊंचाइयों पर था। पारिवारिक स्थिति संतोषजनक थी और वह अपने पिता के बर्थडे के लिए तैयारियां कर रही थी। गोरखपुर में उसका सम्मान था और इतने सारे सपनों और योजनाओं के बावजूद
यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सृष्टि आदित्य के साथ हुए एक मामूली झगड़े में, जिसमें कोई नई बात नहीं थी, और मुंबई से दिल्ली एक दिन पहले जाने की बात पर ऐसा बड़ा कदम उठा सकती थी। आदित्य का व्यवहार सृष्टि के लिए कोई नई बात नहीं थी। वह अक्सर उसे बिना किसी बड़ी वजह के ब्लॉक कर दिया करता था। जब सृष्टि लगातार कॉल करती तो वह उसे नजरअंदाज कर देता या ब्लॉक कर देता। कई बार जब सृष्टि की नजर में कुछ गलत नहीं होता, आदित्य उसे गलत ठहराता और उस पर गुस्सा करता। डांटना, चिल्लाना और चीखना आदित्य के स्वभाव का हिस्सा बन चुका था, जिसे सृष्टि ने बार बार सहा। लेकिन उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सृष्टि को इतना निराश कर दिया? क्या उसने वाकई यह कदम खुद उठाया या फिर कोई और उसके साथ यह सब कर गया? यह सवाल इस केस की जांच को और जटिल बना देता है। इस मामले को देखते हुए एक अजीब समानता सुशांत सिंह राजपूत के केस से भी महसूस होती है। क्या यह भी एक ऐसा अपराध है जिसे अंजाम देने वाले ने जानबूझकर सुलझाना मुश्किल बना दिया है? अगर कोई अपराधी पुराने अनसुलझे मामलों से प्रेरणा लेकर ऐसा अपराध करता है, तो इस केस को सुलझाने के लिए जांच को नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। अगर आदित्य इसमें दोषी नहीं है और सृष्टि ने यह कदम खुद उठाया, तो सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया। यह गुत्थी रहस्यमय है और शायद हमेशा रहस्यमय ही बनी रहे। यह एक बड़ा सवाल है। अगर इसका जवाब मिल जाए तो न्याय की दिशा में कदम बढ़ेगा, लेकिन अगर जवाब ना मिला तो यह मामला भी अनसुलझे केसों की सूची में शामिल हो जाएगा। आदित्य की कुछ हरकतें सवाल खड़े करती हैं और उसकी हरकतों पर शक पैदा करती हैं। यदि वह वास्तव में सही था, तो उसने उस समय तुरंत मदद के लिए लोगों को क्यों नहीं बुलाया? जब दरवाजा नहीं खुला तो शोर मचाने या दरवाजा तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वह 3 किलोमीटर दूर अपनी दोस्त उर्वी को लेने गया और फिर लॉक स्मिथ को बुलाया। सवाल यह भी उठता है कि जब सृष्टि के कजिन ने उससे फोन का पासवर्ड मांगा, तो उसने उसे क्यों नहीं बताया? यह सब बातें आदित्य के रवैये को संदिग्ध बनाती हैं। हालांकि यह तय करना कि आदित्य दोषी है या नहीं पुलिस जांच पर निर्भर करता है। मामला अभी भी जांच के दायरे में है और सृष्टि का परिवार फिलहाल मुंबई पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट है। उन्हें उम्मीद है कि पुलिस इस मामले को जल्द ही सुलझा लेगी। सृष्टि के परिवार के पास एक संभावित थ्योरी है। उनका मानना है कि आदित्य ने जानबूझकर फ्लैट से बाहर जाने का नाटक किया ताकि वह सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए। इसके बाद वह फायर एग्जिट के रास्ते से फ्लैट में वापस जाकर अपराध कर सकता था, या फिर है कि उसका कोई साथी हो जिसने फायर एग्जिट के माध्यम से फ्लैट में प्रवेश किया हो। यह सभी संभावनाएं जांच को और पेचीदा बनाती हैं। उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी और सृष्टि को न्याय मिलेगा। यह भी एक संभावना हो सकती है कि जिस समय आदित्य ने बिल्डिंग छोड़ी, उस समय से लेकर दिल्ली के रास्ते तक सृष्टि का फोन किसी और के कब्जे में था। संभवतः कोई दोस्त ही सृष्टि का फोन ऑन रेड कर रहा हो और उसी ने आदित्य को कॉल की हो। साथ ही आदित्य की वीडियो कॉल को जानबूझकर स्वीकार नहीं किया गया हो। उस वक्त शायद सृष्टि इस दुनिया में ही नहीं रही हो और पूरी कहानी कुछ और ही हो। यह मामला बेहद पेचीदा और रहस्यमय है। हर पहलू पर जांच की जरूरत है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस इस केस को जल्द से जल्द सुलझाएगी और सृष्टि के माता पिता को न्याय मिलेगा। सबसे अहम सवाल यही है कि सृष्टि के साथ आखिर उस रात क्या हुआ था। सच्चाई का पता लगना न केवल न्याय के लिए जरूरी है, बल्कि उन सवालों के जवाब देने के लिए भी जो इस केस ने खड़े किए